हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी जी हेलो जी हेलो। हेलो 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 जी जी हेलो हेलो हल्का सा इफेक्ट डालेगा। हेलो हेलो जी जी हेलो 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 नमस्कार आईआईटी। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसी अंदाज में झूमेगा मौसम, गाएगी दुनिया, मोहब्बत फिर हंसी होंगी, नजारे फिर जवां होंगे। दोस्तों, ये गाना था 1953 में बनी फिल्म बागी का। आज इस गाने के साथ जुड़ा कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, न गीतकार, न संगीतकार, न गायक कलाकार, न इस फिल्म के किरदार। पर हकीकत में क्या है पता है कि कुछ भी रुकता नहीं है, कुछ नहीं रुकता। पर कुछ ऐसा है जो बीतता भी नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे से दूर होने के बाद, हमसे विदा लेने के बाद हमारे और करीब होते जाते हैं, हमारे और पास आते जाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस सेशन में हम ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही गाने, ऐसे ही अफसाने, ऐसी ही यादें आपके साथ बांटने जा रहे हैं जो पिछले 50 सालों के दौरान हमसे और करीब और करीब और करीब होती गई हैं। इस अफसाने की कहानी जब हम शुरू कर रहे हैं, आपने टाइटल पढ़ा, अधूरा हूं मैं अफसाना। एक अधूरा सा अफसाना जो अपनी जिंदगी में कभी मुकम्मल नहीं हो पाया, पर जब उसकी सांसों की डोर छूटी, उसके बाद पिछले 50 सालों में वो जो है हमारे साथ चलता गया है, चलता गया है। और मुझे लगता है 100 साल हो गए, उसके आगे भी ये अफसाना हमारे साथ चलता रहेगा। आगे कितना चलेगा ये हमारी आने वाली नई पीढ़ी जो सामने बैठी है वो बताएंगी। पर इस अफसाने की शुरुआत जो है वो हम कर रहे हैं एक ऐसी कहानी के साथ जिसे साक्षात सरस्वती स्वरूपा लता मंगेशकर ने अपनी जुबानी बताई थी। वो साल थी 1948 और फिल्मिस्तान के बैनर के तले एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था शहीद। उसके कलाकार थे दिलीप कुमार और कामिनी कौशल, और फिल्म के गीतकार थे गुलाम हैदर, जिसको पूरी इंडस्ट्री मास्टर जी के नाम से जाना करती थी। अब लता मंगेशकर जो थी वो उस वक्त उनका स्ट्रगलिंग का दौर था। 1949 में फिल्म आई महल, जिसके जरिए वो गाना आया, आएगा, आने वाला, और लता जी पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी आवाज के जरिए मशहूर हो गई। ये उसका अगला साल है 1948। गुलाम हैदर जैसे बड़े संगीतकार की तरफ से न्योता आया तो लता जी तो बड़ी खुश हो गई कि उनको बड़ा अच्छा लगा कि मास्टर जी उनको मौका दे रहे हैं। जब वो फिल्मिस्तान पहुंची तो उनको क्या पता चला कि ये जो गाना है वो दरअसल एक ड्यूएट है, और ये जो ड्यूएट है वो फिल्मी पर्दे पर प्रेमी प्रेमिका नहीं, दो भाई बहन पे फिल्माया जाने वाला है, जिसके शब्द हैं, पिंजरे में बैना डोले, मेरा छोटा सा जिया डोले। अब लता जी ने जब पूछा कि ये गाना उनके साथ कौन गाने वाले हैं, मेल सिंगर कौन है, तो उनको नाम जानकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये नाम इंडस्ट्री में इससे पहले उन्होंने कभी सुना नहीं था। लता जी ने पूछा कि
ये है कौन? तो उसका जो जवाब उनको मिला उससे उनको और ज्यादा हैरत हुई। बोला बड़े बाप का बेटा है, ये फिल्मिस्तान स्टूडियो है, उसके जो मालिक है उसमें से एक सर राय बहादुर चुन्नीलाल का बेटा। राय बहादुर चुन्नीलाल पहले बगदाद में जब रहते थे तब बहुत बड़े पुलिस सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। पार्टीशन के बाद भारत आकर बसे हैं और फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिकों में से एक है। अब ये इनका बेटा है, कॉन्वेंट में पढ़ा है, 2 साल फौज में भी रह के आया है, फिर पता नहीं क्या हुआ तो फौज छोड़कर वो यहाँ आ गया है। मालिक का बेटा है तो मास्टर जी का असिस्टेंट भी बन गया है। लता जी को उस वक्त क्या था कि गुलाम हैदर की तरफ से न्योता आया, ये ही बड़ी बात थी। उनको लगा साथ कोई भी गा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। पर जब रिकॉर्डिंग शुरू हुआ गाने का और वो खत्म हुई तो लता जी को और भी हैरत हुई इस लड़के की आवाज को सुन के। लता जी ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। लड़के ने कहा वो तो ठीक है, पर सकुचाते हुए कहा मैं ना दरअसल संगीतकार बनना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी पहली फिल्म का पहला गाना मेरे साथ रिकॉर्ड करना चाहेंगी? लता जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये बात जो है वो 1948 की। उसके ठीक 2 साल बाद देवेंद्र गोयल की फिल्म आती है जिसका नाम है आंखें, और इस लड़के को स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर काम करने का पहला मौका मिलता है। अब उस दिन जो लता जी ने कहा था हाँ हाँ क्यों नहीं, वो नहीं मैं कैसे बदल गया, वो तो अब सिर्फ लता जी ही बता सकती है। लता जी ने उस फिल्म में गाने से किसी तरह किसी कारणवश इनकार कर दिया। अब फिल्म तो बननी थी और गाने भी बनने थे। गाने रिकॉर्ड हुए मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, शमशाद बेगम, मुकेश, इन सब आवाजों में, और क्या गाने बने। इतना प्यारा संगीत लता जी ने जब सुना तो उनको बेहद अफसोस हुआ कि ये तो गलती हो गई। पर लता जी की इस गलती को सुधारने का मौका उनको बिल्कुल अगले साल मिल गया 1951। वो फिल्म थी आदा, और लता जी को फिर न्योता दिया गया उस संगीतकार की तरफ से। लता जी ने फौरन हाँ कर दिया। लता जी ने सिर्फ गलती सुधारी भी नहीं, लता जी ने गलती मान भी ली। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले लता जी ने उस संगीतकार से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहली बार आपको मना कर दिया था। तब उस संगीतकार ने लता जी से हंसते हुए बड़े प्यार से कहा कि अरे छोटी बहन भी कभी बड़े भैया से माफी मांगती है। और ये जो भाई बहन की जोड़ी बनी लता मंगेशकर और द लेजेंडरी मदन मोहन, उन्होंने भारतीय सिने जगत, भारतीय हिंदी संगीत के इतिहास में इतने सुरीले, इतने सुनहरे और इतने खुशबूदार प्रकरण जोड़े हैं। उसकी एक झलक जो है वो अभी आपको दीपिका जी देने जा रही है। दीपिका जी।
बाजार की तरह उठती खरीदार की तरह वाह दीपिका जी। तो ये शुरू हुआ सफर। अभी अभी हमने पहले जिक्र किया कि मदन मोहन जो थे, पहले पढ़ाई खत्म करने के बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद 2 साल के लिए फौज में भर्ती हुए और उसके बाद जो है उन्होंने फिल्मों का रुख किया। पर ये फौज और फिल्म, उसके बीच जो है मदन मोहन एक बहुत ही खूबसूरत से पड़ाव पर रुके हैं। एक बहुत प्यारी सी जगह जिसको हम कलाकारों का तीर्थ हम कहते हैं, वो था आकाशवाणी लखनऊ। बस आपसे 3 घंटे के रास्ते पे आकाशवाणी लखनऊ में मदन मोहन जो है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर की हैसियत से, उसके म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना उन्होंने शुरू किया। और यही वो जगह थी, आकाशवाणी लखनऊ ही वो जगह थी जहां पर उनका संगीत परवान चढ़ा। उसी जगह पर उनको संगीत के इतने बड़े बड़े, इतने दिग्गज कलाकार मिले, जिनमें से बेगम अख्तर थी, तलत महमूद साहब थे, सितार नवाज उस्ताद विलायत खान साहब थे। ये सभी मुलाकात सभी के साथ मदन मोहन की वहां आकाशवाणी लखनऊ में हुई। अब वो आकाशवाणी छोड़कर मुंबई चले गए, फिल्मों का रुख कर लिया उन्होंने। मदन मोहन जो थे बेगम अख्तर की गायकी के बहुत बड़े फैन थे। आज भी उनके संगीत पर आप कभी कभी सुने, उनके संगीत पर हमेशा बेगम अख्तर की गायकी और अदायगी का बहुत बड़ा असर रहा है। और बेगम अख्तर भी संगीतकार के तौर पर उन्हें बहुत पसंद करती थी। एक बार ये हुआ कि बेगम साहिबा का दिल्ली में एक कॉन्सर्ट अरेंज हुआ था। कॉन्सर्ट खत्म हुआ, रात को 12 बजे का समय होगा और बेगम साहिबा होटल में वापस लौटी, तब उनके रूम में किसी ने रेडियो चला दिया। रेडियो पर मदन मोहन का कंपोज किया हुआ फिल्म भाई भाई का गाना चल रहा था। लता जी की दर्द भरी आवाज, वो टीस, वो फरियाद, वो खसक, बेगम साहिबा खो गई उस गाने में। पर रेडियो पर था 3 मिनट में तो गाना खत्म हो गया। अब प्यास जो है वो भड़क गई है और गाना खत्म हो गया है। बेगम अख्तर ने क्या किया, होटल के ऑपरेटर से बोला कि अभी के अभी दिल्ली से मुंबई मदन मोहन के निवास पर, उनके रेसिडेंट नंबर पर ट्रंक कॉल लगाया जाए। मदन मोहन को ट्रंक कॉल लगाया गया और बेगम साहिबा ने उनसे गुजारिश करी कि प्लीज आप मुझे वो गाना अपनी आवाज में सुना दीजिए। मदन मोहन ने कहा ठीक है, उन्होंने गाया। बेगम अख्तर बोली फिर एक बार सुना दीजिए, और एक बार सुना दीजिए। मदन मोहन गाते गए, बेगम अख्तर सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, तब तक सुनती गई जब तक उनका दिल नहीं भरा। और ये सब ट्रंक कॉल पे हो रहा है। तो वो गाना जो बेगम अख्तर को इस कदर अच्छा लगा, वो गाना कौन सा था? कदर जाने ना, ओ कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर दीजिए, मोरा बालम बेदर दीजिए। कदर जाने ना, ओ कदर जाने ना, मोरा बालम बेदर दीजिए, मोरा बालम बेदर दीजिए। कदर जाने ना, ओ कदर जाने ना। न जाने मोरा
जाने अदर जाने ना अदर जाने ना मोरा बालम कर दीजिए मोरा बालम कर दी अदर जाने ना अदर जाने ना। धन्यवाद। मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नवाज, मैंने सोचा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों के सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पाकिस्तान के शायर फैज अहमद फैज का कलाम। पाकिस्तान क्यों, फैज तो हम सबके हैं। तो ये शेर व शायरी के दीवानों में ये आज तक ये नज्म जो है फैज साहब की वो इतनी मायने रखती है। सालों पहले जब लिखी गई होंगी तब का आलम आप सोच लीजिए। अब एक फिल्म बन रही थी चिराग, उसके प्रोड्यूसर थे प्रेम जी। फिल्म की स्टोरी के मद्देनजर उनको ये लगा कि फैज साहब की ये जो नज्म की एक लाइन है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, इसे इस फिल्म के किसी गाने में गुथ लिया जाए। अब उन्होंने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से यह गुजारिश की कि आप ऐसे लिखिए गाने को। मजरू साहब को लगा कि ये किसी और की लाइन कैसे उठा के ऐसे ही अपने में फिट कर दे। तो अब देखें वो क्या दौर था और क्या लोग थे। मजरू सुल्तानपुरी ने पाकिस्तान में अपने दोस्त फैज अहमद फैज को खत लिखा और इजाजत मांगी कि आपकी ये एक लाइन मैं अपने गाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फैज साहब ने बड़ी खुशी खुशी इजाजत दे दी। कहा कि मुझे यकीन है कि आप इसके साथ बहुत अच्छा इंसाफ करेंगे। और देखें कि मजरूह ने कितने प्यारे अंतरे जोड़े हैं इस गायन, इस लाइन को जो है उसको आधार बनाकर। और मदन मोहन साहब ने इसका जिस तरह से उसको स्वरांकन किया है, फैज साहब की ये जो लाइन है वो शेर व शायरी के दीवानों में ही नहीं, इस कंपोजिशन के जरिए इस देश, इस दुनिया के करोड़ों संगीत प्रेमियों की हृदय में भी हमेशा हमेशा के लिए बस गई। तो आइए वो गाना सुनते हैं। वैसे टैंडम सॉन्ग है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दोनों की आवाज में है। हम रफी साहब वाला अंतरा सुने। मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झोंके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना पलकों के है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, मेरा जीना तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वैसे इंस्पिरेशन का ही सवाल है तो वो हमारे संगीतकार जो है वो बड़ी बेबाकी और बेतकल्लुफी के साथ किया करते हैं, अब तक करते रहे हैं। और वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मदन मोहन साहब ने भी कभी कभी कर लिया है ऐसा।
हिंदी फिल्म हिस्ट्री में दो ऐसे संगीतकार हुए जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मैंडोलिन वादक करी। उसमें से एक जो है वो संगीतकार सज्जाद हुसैन, और दूसरे जो हैं उनकी बात हम आगे चल के करेंगे। तो सज्जाद साहब जितने अच्छे मैंडोलिन प्लेयर थे उतने ही अच्छे संगीतकार, आला दर्जे के संगीतकार। 1952 में एक फिल्म आई जिसका नाम था संगदिल, और उसके लिए सज्जाद साहब ने बड़ी प्यारी सी धुन बनाई और उसको मखमली आवाज मिली तलत महमूद साहब की। जरा सुनाए। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरे जोस्तजू में बहार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जोस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। गोपाल जी ने तो मेरा पेपर पहले से लीक कर दिया। अब हुआ ये कि अब जैसे ही ये हवा ये रात ये चांदनी शुरू हुआ, कितने सर हिलने लगे ऐसे। तो सोचे कि तब ये जब गाना पहली बार रिलीज हुआ होगा क्या आलम रहा होगा। मदन मोहन भी उसमें से एक थे जिनके सर पर इस गाने का जादू सवार होकर बोला। मदन मोहन ने ठान लिया कि इस धुन का इस्तेमाल करके उसको आधार बना के उससे इंस्पिरेशन लेके वो भी कुछ ना कुछ आगे चल के जरूर बना। कुछ साल गुजर गए। 1958 में फिल्म बनी आखिरी दाव, और मदन मोहन ने इसी धुन में कुछ दो चार सुर आगे पीछे किए, उसको एक मदन मोहनिश टच दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में इस धुन को रिकॉर्ड किया। जब गाना रिलीज हुआ तो सज्जाद साहब ने सुना। अब तब के संगीतकार जो थे ना वो सिर्फ तानसेन नहीं कानसेन भी हुआ करते थे। उनको फौरन समझ में आ गया कि ये तो मेरी धुन है, ये अपना माल है, सिर्फ पैकेजिंग बदला है इसमें। सज्जाद साहब जो थे वो संगीतकार के तौर पर जितने फेमस थे ना उतना ही उनका नाम था उनके गुस्से स्वभाव के लिए। वो भगवान माफ करे, आज सज्जाद साहब की पुण्यतिथि है, हम उनकी अमर चेतना को प्रणाम करते हैं और उनके बारे में आगे बात करते हैं कि वो किशोर कुमार को शोर कुमार कहा करते थे, तलत महमूद को वो गलत महमूद कहते थे, और लता जी जब उनके रिकॉर्डिंग में आती थी तो अक्सर वो उनको डांट दिया करते थे लता मंगेशकर को कि लता भाई ठीक से गाओ, ये नौशाद का गाना नहीं है। तो ऐसे सज्जाद साहब की धुन जो है वो मदन मोहन ने उठा ली। अब हुआ ये कि फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एसोसिएशन की एक मीटिंग थी, सारे संगीतकार इकट्ठा हुए। कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ मदन मोहन सामने चलकर सज्जाद साहब को दुआ सलाम करने गए। सज्जाद ने क्यों देखा उनकी तरफ, क्यों, मेरी धुन उठा ली ना। मदन मोहन की स्मार्टनेस और पोलाइटनेस की हाइट देखिए साहब, वो क्या कहते हैं, गलती हो गई, माना धुन उठाई है आपकी, पर हमारी पसंद की भी तो दाद दीजिए। उठाई भी तो किसकी धुन है, सज्जाद हुसैन की, सज्जाद की धुन उठाई। अब सज्जाद साहब क्या कहते हैं, और ये धुन आपको गोपाल जी अब सुना चुके, वही तुझे क्या सुनाऊं ए दिलरुबा तेरे सामने भी रहा। अब यही बस ये दिखाता है कि सिलेक्शन क्या करना है। जो ओशन ऑफ म्यूजिक है उसमें से उठाया इंस्पिरेशन के लिए, तो क्या उठाया, ये एक इंसान का सिलेक्शन दिखाता है। लोग उठाने को तो तम्मा तम्मा भी उठाते हैं, है ना। तो
तो मदन मोहन को पता था कि क्या चुनना है। मदन मोहन को यह भी पता था कि किसे चुनना है, कौन सा गाना किसकी आवाज में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगा। वो मदन मोहन बखूबी जानते थे और उसका सबसे प्यारा उदाहरण है फिल्म अदालत का एक गाना जो कि एक मुजरा है। लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों ही की आवाज है, पर लता जी ने जो पार्ट गाया है उसको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि ये इस दुनिया में लता जी से बेहतर कोई गा ही नहीं सकता। और आशा जी वाला पोर्शन जब आप सुनेंगे, वो मस्ती, वो शोख अदाएं, आपको लगेगा आशा जी से बेहतर इसको कोई निभा नहीं सकता और किसी का काम नहीं। उसी फिल्म का एक बहुत प्यारा नगमा हम सुनने जा रहे हैं जो कि एक ड्यूएट है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। प्योर वेस्टर्न वॉल्ट्स पैटर्न का गाना है, आइए सुने। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा कर भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा कर भुला तो न दोगे। जितने भी हैं सितारे, तेरा काजल में तेरे जितने भी हैं सितारे। जो दे दे तो मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कबूल तेरी रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा कर भुला तो न दोगे।